नमस्कार मित्रों, पीपीबी के क्रैश कोर्स के डे 20 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 7, जिसमें हम लोग तीन चीज़ों को देखेंगे। मैंडेट क्या होता है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन को। हमारा टेक्निक वही रहेगा। पहले मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा वो सब आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में रहेगा, माइंड मैप फ्लो चार्ट फॉर्मेट में होगा। कुछ भी वर्ड में नहीं लिखा होगा, ताकि आप जी चीज़ें को जल्दी समझ जाएं। उसके बाद आप इस पर क्विज डाल देंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे। मैंने क्विज डाल रखा है आज के फोल्डर में, आप ऐप को इंस्टॉल करके जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मैंडेट ऑथराइजेशन प्रोसेस। तो चलिए, यह प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो अकाउंट होल्डर है वो मैंडेट इशू करता है, राइट। तो मैंडेट इशू करता है यानी अकाउंट होल्डर खुद फॉर्मली एक अथॉरिटी देता है किसी को, जिसे हम कहेंगे मैंडेट, मतलब काम करने की परमिशन मिल गई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, हमारा अगला स्टेप आता है मैंडेटरी ऑथराइज टू ऑपरेट। यहाँ लिखा है ना, मैंडेटरी ऑथराइज टू ऑपरेट अकाउंट। तो अब जो मैंडेट मिला है उसको एक्चुअल में काम करने का राइट मिल गया। अब वो अकाउंट को हैंडल कर सकता है। फिर तीसरा आता है हमारा मैंडेट ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी यह मैंडेट वाली या ये जो मैंडेट है, मैंडेट वही दे सकता है जो लीगली कॉम्पिटेंट है, यानी जिसके पास कानूनी रूप से अथॉरिटी है। मैंडेट कौन दे सकता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और मैंडेट को ऑथराइज किया जाता है कि वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि मैंडेट प्रोवाइडेड बाय अ मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी। यानी मैंडेट एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया जाता है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, राइट। और फाइनली आता है मैंडेट इशूड बाय अकाउंट होल्डर टू द बैंकर। जब यह पूरा मैंडेट बैंक को भेज दिया जाता है, तो बैंकर के पास ऑफिशियली रिकॉर्ड आ जाता है कि कौन ऑपरेट करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके मैंडेट इशू होता है, जो एक लीगल और सिक्योर तरीका है अकाउंट ऑपरेट करने का। तो अब आपने कितना आसानी तरीके से समझ लिया। जो मेन मेन पॉइंट है, बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग एक पेज में पूरा मैंडेट समझाया हुआ है। और मैंने क्या किया, उसमें फिल्टर करके जो जो मेन मेन पॉइंट है मैंडेट से, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन इस मैंडेट इशू करता है, राइट। कौन ग्रांट करता है, ठीक है। जो लीगली कर सकता है वही कर सकता है, 18 साल से ऊपर का हो, ठीक है। किसके थ्रू मैंडेट दिया जाता है, तो ऑप्शन आपको मिलता है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू दिया जाता है। और मैंडेट अकाउंट होल्डर किसे देता है, तो बैंकर को देता है। ये बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है। आप बुक पढ़ेंगे तो एक से दो पेज में कवर्ड है ये। और इस डायग्राम में आपको माइंड मैप है, आपको दिमाग में सब कुछ मेन मेन पॉइंट समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं, जो कि है मैंडेट के फीचर्स और कंडीशन। दोस्तों, जब भी मैंडेट इशू होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और कंडीशन होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो वीडियोस होता है वो मुश्किल से 10 से 15 से 20 मिनट का होगा, क्योंकि आप जो मेन पॉइंट्स है वो आपको क्लियर कर देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा इनवैलिडेशन कंडीशन। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, इनवैलिडेशन कंडीशन। यानी अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए, यहाँ लिखा है ना अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए, तो अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए, या वो मेंटली अनसाउंड हो, जिसको इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए यानी दिवाला निकल जाए, तो फिर मैंडेट ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाता है। यह एक सेफ्टी चेक है, ध्यान रखिएगा। यदि अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, आपसे पूछा जाता है मैंडेट का इनवैलिडेशन कंडीशन बता दो, तो देखिए, अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाना, इंसैनिटी हो जाना, या इंसॉल्वेंसी हो जाना। इंसॉल्वेंसी मतलब कि ही इज अनएबल टू पे, राइट। सो ही हैज टेकन मनी बट ही इज अनएबल टू पे, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। इन अदर ऑफ दिस केसेस, यू नो व्हाट हैपन, तो ऐसे केस में मैंडेट ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाता है। यह एक सेफ्टी चेक की तरफ काम करता है। उसके बाद आता है रिवोकेशन राइट। देखिए, अकाउंट होल्डर के पास ये पावर होती है कि वो कभी भी मैंडेट को रिवोक कर सकता है। बिल्कुल उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, चाहे तो आज ही कैंसिल कर दें। लिखा है ना, एनी टाइम रिवोकेशन, इट इज बेस्ड ऑन होल्डर डिस्क्रिप्शन। समझ में आ गई बातें। चलिए, फिर आता है कस्टमर नोटिफिकेशन। आप देख रहे हैं ना, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको एक 5 लाइन में यही चीज लिखा हुआ है, एक ही चीज को 5 लाइन में समझाया हुआ है। और हमें क्या होता है, एग्जामिनेशन से पहले हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसमें हमें सब कुछ एकदम माइंड मैप के फॉर्मेट में मिल जाए, और यही मटेरियल आपका वही काम करेगा। सब कुछ आप चाहे जेआईबी के चारों सब्जेक्ट्स का ले बात, इसी प्रकार से आपको पीडीएफ मिलता है हमारे क्रैश कोर्स में। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, और डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी अवेलेबल है। अब हम बात करें दोस्तों कस्टमर नोटिफिकेशन की, तो हर फॉर्मल प्रोसेस के बाद बैंक कस्टमर को नोटिफाई करता है कि ऑथराइजेशन कंफर्म हो गया है। यानी एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जरूरी है ना। एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, यानी कि बैंक जो है कस्टमर को नोटिफाई करेगा कि ऑथराइजेशन कंफर्म हो गया है। फिर आता है हमारा सिग्नेचर वेरिफिकेशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि बैंक हमेशा मैंडेटी है ना, मैंडेटी की आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करता है, जैसे सिग्नेचर चेक करके, ताकि कोई गलती या फ्रॉड ना हो।
और फिर बात करते हैं दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी की। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आपको पता होगा कि यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्लायंस के लिए चाहिए होता है, मतलब बिना इसके काम नहीं चलेगा। लिखा है ना, लीगल डॉक्यूमेंट है, इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्लायंस के लिए चाहिए होता है। और फिर फाइनली आता है वैलिडिटी ड्यूरेशन, मतलब मैंडेट ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन का नहीं होता है, इसका नेचर टेम्प्रोरी या शॉर्ट टर्म होता है, यानी एक समय के लिए ही वैलिड होता है ये। तो दोस्तों मैंडेट के यह फीचर इंश्योर करते हैं कि अकाउंट का ऑपरेशन सेफ हो, लीगली करेक्ट हो। और अगर ये आपको सिंपल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना। चलिए, क्योंकि आपने देखा इनवैलिडेट का क्या कंडीशन है, रिवोकेशन का राइट किसके पास है, सिग्नेचर को कौन वेरिफिकेशन करेगा, इसकी वैलिडिटी कितनी की होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, ऑल दिस पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ लेट्स लुक एट मोर डिटेल अबाउट पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक पिक में आपको कवर किए गए हैं। चलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पीओए का मतलब है सिंपल शब्दों में जब एक इंसान अपना पावर किसी दूसरे को दे देता है अपनी तरफ से काम करने के लिए, इसे कहते हैं हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। जब भी कोई एक इंसान जो है अपना पावर किसी दूसरे को दे देता है, क्यों दूसरे को दे देता है, ताकि अपनी तरफ से वो काम करे। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से पावर्स होते हैं, पावर्स अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी। तो देखिए तो अगर आप किसी को जनरल पीओए, आप देखिए दो तरह का होता है, जनरल और स्पेसिफिक हम बात करेंगे। तो जनरल पीओए यदि आप किसी को दे रहे हैं तो उस बंदे के पास कुछ स्ट्रॉन्ग पावर आ जाती है, जैसे कि वो चेक साइन कर सकता है आपका, वो पेमेंट रुकवा सकता है, स्टॉपिंग पेमेंट, और वो बोरोइंग डॉक्यूमेंट पे साइन करना, यह सब काम वो बंदा आपकी जगह पे कर सकता है। समझ में आया दोस्तों, साइनिंग चेक, स्टॉपिंग पेमेंट एंड साइनिंग बोरोइंग डॉक्यूमेंट। यदि आप कोई लोन ले रहे हैं तो बोरोवल डॉक्यूमेंट भी वो साइन कर सकता है। अब देखिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होते हैं स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि जो ब्रॉड पावर देता है, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड होता है ना। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ब्रॉड पावर देगा और ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो सिर्फ एक पार्टिकुलर काम या ट्रांजेक्शन के लिए दिया जाता है, मतलब एक काम खत्म हुआ तो पीओई खत्म हो गया। समझ में, बहुत नाम से ही क्लियर है, जनरल मतलब कि सब कुछ काम के लिए, और स्पेसिफिक मतलब किसी पार्टिकुलर काम के लिए दिया जाता है। अच्छा, यदि हम बात करें इसके लीगल रिक्वायरमेंट की, यानी पीओए बनना है तो कुछ लीगल चीज़ें कंपलसरी हैं। पहला कंपलसरी क्या है कि डॉक्यूमेंट को स्टाम्प करवाना पड़ेगा। फिर क्या है, नोटरी पब्लिक, यानी नोटरी पब्लिक या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से भी करवाना पड़ेगा, वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा, यानी नोटरी पब्लिक से या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपको वेरीफाई कराना होगा। तो स्टाम्पिंग जरूरी है और नोटरी पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिसर से वेरिफिकेशन भी जरूरी है। अच्छा, कुछ रिवोकेशन के कंडीशंस भी हैं, है ना। तो देखिए कुछ सिचुएशन में पीओई ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, जैसे जब प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल यानी जो पावर दे रहा है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ड। तो जो प्रिंसिपल है राइट, वो उसका डेथ हो जाए तो, यदि वो इंसेन हो जाए तो, या यानी जो पावर दे रहा है वो मेंटली अनसाउंड हो जाए, या फिर इंसॉल्वेंसी का केस हो। तो यह था पावर ऑफ अटॉर्नी का पूरा स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का ब्रेकडाउन। अगर समझ आ गया तो एक थम्स अप तो दे ही दीजिए आप। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी में हम लोग देखा दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल, और हमने देखा कि क्या क्या पावर्स होते हैं जनरल पीओए में, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, रिवोकेशन कंडीशन क्या है, और क्या चाहिए दोस्तों। एग्जामिनेशन से पहले यदि आपको ऐसा पीडीएफ मिल जाए जिसमें सारा कुछ एक जगह लिखा हुआ हो, बुक आपको लंबा लंबा लाइन नहीं पढ़ना पड़े, आपका एफर्ट कम हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज और केस स्टडी सॉल्व करें, यही तो रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन के टाइम में, जो कि हमारा क्रैश कोर्स आपको फुलफिल कर रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बैंकर्स लीन को। तो दोस्तों आप बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट बैंकिंग कंसेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं बैंकर्स लीन। तो चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं क्या होता है ये। देखिए बैंक का हक होता है कि जब तक कस्टमर का लोन या उधार क्लियर नहीं होता, बैंक उसके गुड्स या सिक्योरिटी को अपने पास रोक के रख सकता है। लिखा है ना, तो बैंक का ये राइट है कि रिटेन गुड्स अंटिल डेब्ट इज पेड, मतलब जब तक कस्टमर का लोन या उधार क्लियर नहीं होता है तो बैंक उसके गुड्स या सिक्योरिटी को क्या कर सकता है, रख सकता है। वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है राइट। इसे कहा जाता है राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल डेब्ट इज पेड। अब इसमें एक होता है इम्प्लाइड प्लेस। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग बात करने वाले हैं बैंकर्स लीन के बारे में, सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इम्प्लाइड प्लेस क्या होता है, और यह सिर्फ रखने का नहीं राइट, बल्कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो बैंक के पास यह गुड्स बेचने का भी राइट होता है बिना कस्टमर के अलग से कहने के। तो यही है कहलाता है इम्प्लाइड प्लेज, समझे। तो मतलब कि आप कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो बैंक उसे बेच सकती है, इसे कहा जाता है इम्प्लाइड प्लेज। अच्छा, लीगल बेसिस की बात करें दोस्तों, यह पूरा कंसेप्ट है सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसका लीगल बैकिंग भी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। इम्प्लाइड प्लेज की हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्शन 171 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इफ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी, तो लेकिन याद रखिएगा कि यह लीन सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब बैंक ने यह गुड्स नॉर्मल बैंकिंग कोर्स में रिसीव किया हो, मतलब रूटीन ट्रांजैक्शन में। क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल बैंकिंग कोर्स। तो जब ये गुड्स बैंक ने रिसीव किया हो नॉर्मल बैंकिंग कोर्स में, यानी हम इसे रूटीन ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, तभी जाके ये जो है रूल लागू होता है।
तभी अप्लाई होती है। हाँ, कुछ एक्सक्लूजन भी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कस्टमर गलती से या बाय मिस्टेक कोई सामान छोड़ गया है बैंक के पास, तो उस पर लीन नहीं लगती, मतलब बैंक उस एक्सीडेंटल आइटम पे क्लेम नहीं करेगा, समझे। तो जो भी अब मान लीजिए कुछ ऐसा सामान है जो गलती से या बाय मिस्टेक जो है सामान छूट गया कस्टमर का, तो बैंक उस पर लीन नहीं लगा सकती, समझे। तो दोस्तों, बैंकर लीन का कंसेप्ट यह कहता है कि बैंक अपना उधार सिक्योर रखने के लिए आपकी सिक्योरिटी या गुड्स को होल्ड कर सकता है जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होता। सिंपल भाषा में समझ आया तो एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। तो यही बेसिक पॉइंट याद रखना है। लीगल बेसिस क्या होता है इसका, कौन कहाँ एप्लीकेबल होता है, एक्सक्लूजन क्या है इसके, सारा पॉइंट मैंने एक स्लाइड में आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स है बैंकर्स लीन के बारे में जो कि आपको इस स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा पॉइंट्स एक स्लाइड में क्लियर हो जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अब हम बात जो कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं वो है बैंकर्स लीन के राइट, टाइप्स और कंडीशन। तो एकदम सिंपल और इंगेजिंग तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि लीन कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कहाँ पे लीन अप्लाई नहीं होता। अगर कोई माल या सामान बैंक के पास सेफ कस्टडी के लिए दिया गया है तो वहाँ पे लीन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिपॉजिट किया गया आइटम, उस पर भी लीन नहीं लगता है। फिर आता है इमेच्योर डेब्ट, मतलब जो भी ड्यू ही नहीं हुआ है, जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ है उस पर भी बैंक होल्ड नहीं करेगी, समझे। जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ है उस पर भी बैंक होल्ड नहीं करेगा। और फाइनली आता है हमारा स्टोलन गुड्स, मतलब चोरी का माल, उस पर तो लीन का सवाल ही नहीं उठता, समझे। तो देखिए क्या क्या मैंने बताया कि अगर कोई माल या सामान बैंक के पास सेफ कस्टडी के लिए दिया गया है तो लीन नहीं लगेगा। स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डिपॉजिट किया गया है तो उस पर भी लीन नहीं लगेगा। इमेच्योर डेब्ट मतलब कि जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, मतलब मैच्योर ही नहीं हुआ है, उस पर भी लीन नहीं लगेगा, बैंक होल्ड नहीं करेगा। और स्टोलन गुड्स पे तो नहीं लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ पे लीन लगता है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स है बताया जा रहा है कहाँ पे लीन लगता है। तो देखिए दोस्तों, जब डेटर की प्रॉपर्टी बैंक के पास है और बैंक के पास राइट है कि उसे बेचने का, तो लीन लगेगा, है ना। राइट टू सेल डेटर प्रॉपर्टी, मतलब डेटर की प्रॉपर्टी बैंक के पास है और बैंक के पास राइट है उसे बेचने का, तो वहाँ पे लीन लगेगा, ठीक है। और यह राइट दिया गया है बैंकर, फैक्टर, अटॉर्नी, पॉलिसी ब्रोकर जैसे लोगों को। किसे दिया गया है? बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर, अटॉर्नी और पॉलिसी ब्रोकर को, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, एक और पॉइंट मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए एक स्लाइड है, इसमें सारा कुछ पॉइंट समझाया गया है आपको, जो जो काम का चीज़ है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक बात और याद रखनी है कि यह लीन सिर्फ कस्टमर के गुड्स पे होता है, जॉइंट वाले अकाउंट पे गुड नहीं होता, पर नहीं होता। ध्यान रखिएगा, एक अप्लाई ओनली टू कस्टमर गुड, नॉट जॉइंट अकाउंट। तो यह लीन सिर्फ कस्टमर के गुड्स पे होता है, जॉइंट अकाउंट वाले गुड्स पे नहीं। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए। जितना पॉइंट यहाँ सामने लिखा गया है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करके आपके लिए ये कंटेंट आपके सामने लाया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप यदि और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं वीडियो डालता हूँ ताकि आपको तुरंत उसका सब्सक्रिप्शन, आपको नोटिफिकेशन उसे मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन फॉर लीन क्या होता है। तो कौन से कंडीशन होनी चाहिए लीन लगाने के लिए? सबसे पहले प्रॉपर्टी बैंक के पास आनी चाहिए। दूसरी बात कि वह प्रॉपर्टी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए जो लीन को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता हो। लिखा है ना, नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग लीन। चलिए अब हम लीन के टाइप की बात कर लेते हैं। तो लीन कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग लास्ट यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखिए लीन जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल लीन और एक होते हैं पार्टिकुलर लीन। देखिए क्या होता है कि जनरल लीन का मतलब बैंक आपके गुड को तब तक होल्ड करेगा जब तक आप जनरल बैलेंस क्लियर नहीं, आपका जनरल बैलेंस क्लियर नहीं होता, यानी पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता। तो रिटेन गुड्स फॉर जनरल बैलेंस, सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी दोस्तों बैंक आपके गुड्स को तब तक होल्ड करेगा जब तक आपका जनरल बैलेंस क्लियर नहीं होता, यानी पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता। और एक होता है पार्टिकुलर लीन, यानी सिर्फ उन गुड्स को होल्ड करेगा जो डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक चार्ज या ट्रांजेक्शन से लिंक्ड है, राइट। सो रिटेन गुड्स फॉर चार्जेस रिलेटेड टू दोज गुड्स, मतलब क्या हुआ पार्टिकुलर लीन में, क्या हुआ केवल वही गुड्स को होल्ड किया जाएगा जो डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक चार्ज या ट्रांजेक्शन से लिंक्ड है, ठीक है। तो जनरल लीन में क्या होता है आपको कि बैंक आपका गुड्स को तब तक होल्ड करेगा जब तक आपका जनरल बैलेंस क्लियर नहीं होता। और पार्टिकुलर लीन में सिर्फ उसी गुड्स को होल्ड किया जाएगा जो डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक चार्ज या ट्रांजेक्शन से लिंक है। तो दोस्तों यह था बैंकर लीन का फुल पैकेज, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, कंडीशन क्या है, टाइप्स क्या है, सब एक स्लाइड में कवर्ड है। और अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बैंकर्स लीन के राइट्स एंड एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स बैंकर्स लीन का मैजिक यहाँ तक काफ़ी समझ आ गया होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे बैंकर्स लीन के राइट और एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहला है राइट, आप देख सकते हैं राइट टू स्पेसिफिक पर्सन, आप लेफ्ट में देखिए लिखा गया राइट टू स्पेसिफिक पर्सन। सबसे पहले जानिए कि लीन का ये पावरफुल राइट किन लोगों के पास होता है। पहले होता है बैंकर्स के पास,
ठीक है, मतलब जो गुड्स, बैंकर तो जानते ही हैं, आप ही लोग बैंकर हैं। फिर फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कि जो गुड्स के फाइनेंसिंग और ट्रेडिंग में लगे होते हैं। वार फिंगर, वार फिंगर मतलब क्या होता है, जो गुड्स को डॉक पे स्टोर करते हैं, डॉक होता है ना। फिर होता है फिर अपना अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, यानी जो लीगल मैटर संभालते हैं। और आता है पॉलिसी ब्रोकर, यानी जो इंश्योरेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। मतलब यह लीन कोई आम आदमी का काम नहीं है, यह सिर्फ इन प्रोफेशन के लिए है जो डील करते हैं गुड्स और सिक्योरिटी के साथ। बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स एंड पॉलिसी ब्रोकर। अब एक आता है राइट्स अगेंस्ट कस्टमर। देखिए दोस्तों, बैंक के पास क्या राइट है कस्टमर के अगेंस्ट। तो सबसे पहले कस्टमर के गुड्स पे राइट है, कस्टमर के सिक्योरिटीज पे भी लीन लगता है। और फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि जॉइंट अकाउंट के प्रॉपर्टी पे लीन नहीं लगता, सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वही इसके स्कोप में आती है। हाँ, एक होता है राइट टू सेल, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग वेपन है बैंक के हाथ में, जो है राइट टू सेल। बैंक के पास लीन का राइट होने का मतलब है कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक डेटर की प्रॉपर्टी को बेच सकता है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों बैंकर्स लीन सिर्फ बैंकर्स लीन सिर्फ एक होल्ड नहीं बल्कि एक पावर है, एक राइट है जो स्पेसिफिक लोगों को दिया गया है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, और कस्टमर के गुड्स और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने का टूल है। ऐसे और भी क्रिस्प और इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन के लिए वीडियो को एंड तक बने रहें और एक लाइक जरूर टैप कर दें। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा ये वीडियो, जो भी आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखिए कितना सिंपल भाषा में यहाँ समझाया गया आपको। एक चार्ट बनाया गया, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इफ यू दिस विल श्योरली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। चलिए अब हम अगले अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं कि बैंकर्स लीन कब अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अभी हमने देखा लीन कब अप्लाई होता है, लीन कब अप्लाई नहीं होता, मतलब कहाँ कहाँ बैंक का लीन पावर काम नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट को आसान आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला आता है सेव कस्टडी आर्टिकल। मतलब क्या हुआ कि जब कस्टमर अपने वैल्यूएबल आइटम, जैसे आपका यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी है ना, ऑर्नामेंट, वैल्यूएबल, जब कस्टमर अपना वैल्यूएबल आइटम या कोई भी चीज़ बैंक के पास सिर्फ सेफ कीपिंग के लिए रखता है, तो बैंक का वहाँ कोई लीन नहीं चलेगा। ये आइटम ट्रस्ट के अंदर होते हैं। ये आइटम क्या होते हैं, ट्रस्ट के लिए। मैंने आपको पहले बताया था सेफ कीपिंग के लिए रखेगा तब कोई लीन लगेगा, मैंने आपको ये चीज़ बताया था इससे पहले भी, है ना। अभी हम लोग बैंकर्स लीन की बात कर रहे हैं। राइट, उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक। इससे पहले मैंने आपको स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट, यानी दोस्तों अगर पैसा या आइटम एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया है, जैसे कोई प्रोजेक्ट के लिए या ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने तक, तो वहाँ भी लीन अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसका क्लियर पर्पस डिफाइंड है। ठीक है, और दूसरी बात आती है नेग्लिजेंटली लेफ्ट आर्टिकल। मैंने पहले भी बताया है, अगर कस्टमर कोई आइटम बैंक में भूल गया या केयरलेसली छोड़ दिया तो बैंक उस पर लीन नहीं लगा सकता, या बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इमैच्योर डेब्ट, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कस्टमर का लोन या पेमेंट अभी ड्यू नहीं हुआ है, मतलब अभी उसका कोई टाइम नहीं आया है, तो लीन का राइट होल्ड नहीं करेगा बैंक। और फिर आता है हमारा स्टोलन गुड्स, यानी दोस्तों यह तो ऑब्वियस ही बात है, अगर माल चोरी का हो तो लीगली पॉजेस ना किया हो तो बैंक उस पर लीन नहीं लगा सकता। इलीगल पॉजिशन मतलब कि नो लीन लिखा है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलीगल पॉजिशन है ना, तो उसको आप उस पर लीन कैसे लगा देंगे। और फिर आता है नो साइमल्टेनियस राइट, और अगर किसी केस में सेट ऑफ का राइट, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेट ऑफ समझिए, मान लीजिए अगर किसी केस में सेट ऑफ का राइट अवेलेबल है, जैसे बैंक अपने ड्यूज को किसी और अकाउंट के बैलेंस से एडजस्ट कर सकता है, तो वहाँ भी लीन का स्कोप नहीं होता है। सेट ऑफ का राइट जहाँ पे है एप्लीकेबली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे सेट ऑफ का राइट एग्जिस्ट करता है तो वहाँ भी बैंक लीन नहीं लगा सकती। मतलब ऐसा होता है कि जब बैंक अपने ड्यूज को किसी और अकाउंट के बैलेंस से एडजस्ट कर सकता है, इसी को तो बोलते हैं सेट ऑफ, तो वहाँ भी जो है लीन का स्कोप नहीं है। समझे दोस्तों, बैंकर्स लीन सभी जगह नहीं लगता, कुछ रूल्स और बाउंड्रीज का बैंक को भी रेस्पेक्ट करना पड़ता है, समझे। तो यहाँ कहाँ कहाँ नहीं लगता वो मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए सेट ऑफ आ गया, तो आइए सेट ऑफ भी समझ लेते हैं। आइए राइट ऑफ सेट ऑफ देखिए कितना सिंपल भाषा में समझाया गया है, सेट ऑफ क्या होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ज़बरदस्त कंसेप्ट की, राइट ऑफ सेट ऑफ। चलिए एक छोटी सी कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे कस्टमर बैंक के ऑफिसर के साथ बात कर रहा हो, तो कस्टमर बोलता है कि सर ये सेट ऑफ क्या होता है, तो बैंकर क्या बोलता है, सिंपल है, जब कोई डेटर मतलब उधार लेने वाला अपने लायबिलिटी को एडजस्ट करता है क्रेडिटर के जो पैसे उसको मिलने हैं उसी क्रेडिटर के अगेंस्ट, बस इसी को सेट ऑफ बोलते हैं। मतलब बैंकर ने क्या बोला कि जब कोई डेटर, अब डेटर आप समझते हैं ना, डेटर का मतलब क्या होता है, जो उधार लेता है उसको डेटर बोलते हैं। जब कोई डेटर यानी उधार लेने वाला अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट करता है, ये क्या कर रहा है, अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट कर रहा है। किससे एडजस्ट कर रहा है, क्रेडिटर से जो पैसा उसको मिलना है उससे, राइट। तो जब कोई उधार लेने वाला अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट करता है क्रेडिटर के पैसे से उसी क्रेडिटर के अगेंस्ट, तो बस इसी को सेट ऑफ बोलते हैं। फिर कस्टमर बोलता है अच्छा सर, क्या बैंक अपने अकाउंट के बीच में भी सेट ऑफ कर सकता है। देखिए अगला सवाल पूछा ना कस्टमर ने, क्या पूछा, कि सर क्या बैंक अपने अकाउंट के बीच में भी सेट ऑफ कर सकता है। तो
ऑफिसर साहब ने बोला कि बिल्कुल बैंक कस्टमर के दो या ज़्यादा अकाउंट के बीच बैलेंस को सेट ऑफ कर सकता है। जैसे एक अकाउंट में डेबिट हो, दूसरे में क्रेडिट बैलेंस को एडजस्ट कर देना होता है ना। तो देखिए आप कस्टमर को समझा, अच्छा ये बात है, तो बैंक अपने अकाउंट के बीच में भी सेट ऑफ कर सकता है। चलिए अब अगला सवाल क्या कस्टमर ने पूछा ये देखते हैं। तो फिर कस्टमर ने पूछा कि समझ गया सर, पर यह एडजस्टमेंट कैसे होती है एग्जैक्टली देखिए ये पूछा ना, हाउ डज दिस एडजस्टमेंट वर्क एग्जैक्टली। तो फिर ऑफिसर साहब ने बोला बहुत आसान है, जहाँ एक अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है वहाँ दूसरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस से एडजस्ट कर दिया जाता है। फिर कस्टमर बोलता है वाह, अब ये बताइए कि बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है ऐसे केस में। तो फिर साहब जी ने बोला कि यह रिलेशन थोड़ा डायनेमिक होता है, बैंक कस्टमर दोनों रोल प्ले करते हैं, कभी क्रेडिटर डेटर कभी डेटर क्रेडिटर, बस डिपेंड करता है कि अकाउंट का पोजीशन क्या है ना। तो इस केस में या तो डेटर क्रेडिटर होगा या क्रेडिटर डेटर होगा। तो दोस्तों सेट ऑफ का सिंपल सा मतलब है एक ही कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट के बीच का एडजस्टमेंट का राइट जो बैंक के पास होता है। समझ में आ गया मेन पॉइंट, तो मैंने इस कन्वर्सेशन के माध्यम से समझा दिया। तो ये कस्टमर है और ये मैडम है, तो ये बात समझ में आई। तो आपको ये कन्वर्सेशन स्टाइल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कन्वर्सेशन स्टाइल और वीडियो लाऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ सेट ऑफ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेट ऑफ के एसेंशियल फीचर को एकदम मस्त तरीके से समझते हैं। देखिए एक स्लाइड में सब कुछ बताया गया है, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक स्लाइड को देख लीजिए, सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा सेट ऑफ से रिलेटेड, कोई सवाल इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए आपका सवाल होगा कि सेट ऑफ सिर्फ एक राइट है क्या। अरे नहीं बॉस, इससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसके कुछ कंडीशंस भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गारंटी सिचुएशन। गारंटी सिचुएशन क्या होता है, अगर कस्टमर किसी बोरोवर का गारंटर है तो बैंक तब तक सेट ऑफ नहीं करेगा जब तक गारंटी अमाउंट फिक्स ना हो जाए। लिखा है ना, अगर कस्टमर गारंटर है राइट किसी बोरोवर का, तो बैंक तब तक सेट ऑफ नहीं करेगा जब तक गारंटी अमाउंट फिक्स ना हो जाए। मतलब जब तक सिक्योरिटी का अमाउंट क्लियर नहीं है सेट ऑफ का कोई सीन ही नहीं होता। लिखा है ना, जब तक सिक्योरिटी का अमाउंट निकले, मतलब फिर से मैं बताता हूँ गारंटी का सिचुएशन क्या होता है। अगर कस्टमर किसी बोरोवर का गारंटर है, ठीक है, कोई बोरोवर है उसका कोई कस्टमर गारंटर है, तो बैंक तब तक सेट ऑफ नहीं करेगा जब तक गारंटी अमाउंट फिक्स ना हो जाए। मतलब जब तक सिक्योरिटी का अमाउंट क्लियर नहीं है सेट ऑफ का कोई सीन नहीं आता। दूसरी बात आती है बैंक इज इक्वल टू सिंगल एंटिटी। ऑल ब्रांचेस का एक ही बॉस है, मतलब सेट ऑफ करते समय पूरा बैंक एक यूनिट मान लिया जाता है, अलग अलग ब्रांचेस का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बातें समझ में आई। फिर आता है एक रीजनेबल नोटिस। मतलब ये हुआ कि बैंक को कस्टमर को एक टाइमली और प्रॉपरली नोटिस देना पड़ता है, यानी बिना बताए सेट ऑफ का बंदोबस्त नहीं चलेगा, कस्टमर को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है। फिर आता है नो एक्सक्लूजन एग्रीमेंट। मतलब ये हुआ कि अगर वैलिड एग्रीमेंट है जिसमें एक्सक्लूजन अलाउ नहीं है तो बैंक सेट ऑफ से मना नहीं कर सकता, एग्रीमेंट के हिसाब से ही काम करना होगा। ठीक है, और फिर आता है हमारा ड्यूज एंड रिकवरेबल कॉस्ट। नीचे देखिए लिखा है ना, ड्यूज एंड रिकवरेबल कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि सेट ऑफ सिर्फ तभी होगा जब डेप्ट ड्यू हो या रिकवरेबल हो। मतलब जो भी अभी लेना या देना है वही एडजस्ट होगा, फ्यूचर या अनसर्टेन डेप्ट पे कोई सेट ऑफ नहीं लगेगा। लिखा है ना कि ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर कोई अनसर्टेन डेप्ट है फ्यूचर में होने वाला है उस पर आप सेट ऑफ लगा रहे, नहीं, जो ड्यू है या जो रिकवरेबल डेप्ट है उसी पे सेट ऑफ लगेगा। अच्छा, उसके बाद आता है दोस्तों म्यूचुअल एंड सर्टेन डेप्ट। इसको समझिए क्या होता है। देखिए सेट ऑफ तभी होता है जब दोनों तरफ के डेप्ट म्यूचुअल और सर्टेन हो, यानी एक दूसरे के बीच का बैलेंस क्लियर होना चाहिए, वेग या अनसर्टेन अमाउंट नहीं चलेगा। और फिर आता है हमारा स्टैट्यूटरी या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। मतलब दोस्तों यह राइट या तो कानून से मिलता है या फिर बैंक कस्टमर के एग्रीमेंट के जरिए, मतलब लॉ या कॉन्ट्रैक्ट दोनों से आ सकता है या पावर। तो दोस्तों यह है सेटअप का वो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बैंक को फॉलो करनी पड़ती है। राइट, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बोलिए सेट ऑफ समझ में आ गया। समझ में आया दोस्तों, इसमें रीजनेबल नोटिस चाहिए, ड्यूज एंड रिकवरेबल चाहिए, गारंटी सिचुएशन होना चाहिए, बैंक एक सिंगल एंट्री की तरह काम करेगी, म्यूचुअल और सर्टेन डेप्ट, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों फाइनली हम लोग बात करते हैं अगले अगले कंसेप्ट की। तो अब बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर, सेट ऑफ राइट कैसे अप्लाई किए जाते हैं। क्या हर सिचुएशन में बैंक सेट ऑफ कर सकता है? नहीं। चलिए समझते हैं कैसे काम करता है यह रूल। पहला आता है हमारा कंटिंजेंट डेप्ट। सिंपल भाषा में समझिए कंटिंजेंट डेप्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर डेप्ट अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, मतलब अभी उसका टाइम ही नहीं आया है, तो भूल जाओ सेट ऑफ। दूसरे मतलब कि नो सेट ऑफ ऑन अनपेड या फ्यूचर डेट, मैंने पहले बताया था। फिर दूसरा पॉइंट आता है सेम राइट प्रिंसिपल। मतलब ये बोलता है कि सेट ऑफ तभी वैलिड होता है जब दोनों पार्टीज का राइट एक जैसा हो। राइट, जब दोनों पार्टी का राइट्स एक जैसा हो, जैसे कस्टमर और बैंक के बीच क्रेडिटर डेटर का रिलेशन एक ही एग्रीमेंट या कंटेक्स्ट में होना चाहिए। मतलब अलग अलग लीगल राइट के बीच एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग सेट ऑफ को। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेम राइट
मतलब सेट ऑफ तभी वैलिड होता है जब दोनों पार्टी का राइट एक जैसा हो, जैसे कस्टमर और बैंक के बीच क्रेडिटर डेटर का रिलेशन है, एक ही एग्रीमेंट या कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, अलग अलग लीगल राइट के बीच एडजस्ट नहीं कर सकते। अब एक होता है डिजीज अकाउंट, मतलब क्या हुआ डिजीज अकाउंट का, अगर कस्टमर मर गया तो बैंक क्रेडिट और डेबिट अकाउंट को मर्ज करके सेट ऑफ नहीं कर सकता, समझे। तो डिजीज कस्टमर के अकाउंट अलग अलग ही हैंडल होंगे। फिर आता है हमारा ऑटोमेटिक सेट ऑफ केस। देखिए कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें सेट ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाता है बिना किसी नोटिस का। आइए देखते हैं कब 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 होता है। जब मान लीजिए बोरोवर का डेथ हो जाए, यहाँ देखिए कुछ कंडीशन लिखा गया है, यदि मान लीजिए कि बोरोवर का डेथ हो जाए, राइट, फिर इंसिनिटी या इंसॉल्वेंसी का केस हो, या मान लीजिए कि पार्टनर का इंसॉल्वेंस या कंपनी के वाइंडिंग अप का केस हो, राइट। फिर आता है हमारा कि बैंक को गार्निसी ऑर्डर मिल जाए, है ना। फिर आता है क्रेडिट बैलेंस का असाइनमेंट का नोटिस मिल जाए। फिर आता है हमारा सिक्योर्ड मॉर्गेज का नोटिस रिसीव हो जाए। तो भाइयों और बहनों, यह है सेट ऑफ राइट के कैसे और कब के रूल। एक बार कमेंट में लिख के बताइए कौन सा पॉइंट आज तक आप मिस कर देते थे एग्जाम में। तो चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई कि सेट ऑफ का रूल क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इतना आप यदि पॉइंट क्लियर कर लेते हैं इस चैप्टर से, यूनिट नंबर 8 से, आई थिंक इट वाज 8, राइट, 7 सॉरी, तो आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, और यदि आपको इस तरह के कंटेंट और चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे। एक पेड कंटेंट है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस तरह के वीडियो सभी यूनिट के लिए मिल जाए। धन्यवाद।